ये मूवी की शुरुआत 1952 के न्यूयॉर्क से होती है, जहां मार्टी नाम का एक यंग लड़का जो अपने अर्ली 20s में है, एक शू शॉप में सेल्समैन की जॉब करता है। एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है, तब एक फीमेल कस्टमर शॉप में आती है और कहती है कि उसने पिछले दिन जो नए शूज़ खरीदे थे, उनके बाद अपने पुराने शूज़ यहीं भूल गई थी। मार्टी उस लेडी के साथ स्टोरेज एरिया में उन शूज़ को ढूंढने जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मार्टी का अंकल उसे आवाज़ लगाता है और उसे नए बिजनेस कार्ड्स देता है। ऑफिशियली उसे शॉप का नया मैनेजर अपॉइंट कर देता है, लेकिन मार्टी के चेहरे से साफ दिख रहा होता है कि उसे शू बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना होने के बावजूद मार्टी और रिबेका, वही फीमेल कस्टमर, वेयरहाउस के अंदर स्टोरेज सेक्शन में चले जाते हैं, जहां शॉप फ्लोर से दूर छुपकर दोनों रोमांटिक और इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। उसके बाद उसी दिन मार्टी लोकल टेबल टेनिस मैच देखने चला जाता है। मैच के दौरान उसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपोनेंट ने वाइट कपड़े पहने होते हैं और बॉल भी वाइट होती है, जिसकी वजह से मार्टी को बॉल क्लियरली दिखाई नहीं देती। ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि मैच के बीच ही मार्टी का ओपोनेंट से फिजिकल फाइट हो जाता है। तभी एक वुमन बीच में आकर कहती है कि मार्टी के लिए उसकी मदर का फोन आया है। मार्टी कॉल रिसीव करता है और उसकी मदर कहती है कि वो बीमार है और उससे मिलने बुलाती है। दूसरी तरफ रिबेका जब घर जा रही होती है, तो वो देखती है कि मार्टी अपनी मदर जूडी से फोन पे बात कर रहा है। रिबेका चुपके से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। इतने में रिबेका का हस्बैंड आयरा घर आ जाता है, तो रिबेका तुरंत फोन रख देती है और आयरा को बोलती है कि वो जूडी को कॉल ट्राई कर रही थी, पर लाइन बिजी थी। बाद में मार्टी अपने फ्रेंड डियॉन के साथ डियॉन के फादर से मिलने जाता है, जो टेबल टेनिस बॉल्स बनाने की कंपनी का ओनर है। दोनों उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग कलर्स की बॉल्स बनाई जाएं, ताकि डिफरेंट कलर्ड कपड़ों के अगेंस्ट बॉल क्लियरली दिखे। मार्टी कॉन्फिडेंटली डियॉन के फादर से कहता है कि उसने दुनिया के सब करंट वर्ल्ड चैंपियंस को तभी हरा दिया था जब उन्होंने अपना टाइटल जीता भी नहीं था, और वो अमेरिका में टेबल टेनिस का फेस बनने वाला है। इसके बाद मार्टी अपनी वेजेस लेने शू शॉप वापस आता है। वहाँ कोवर्कर लॉयड उसे बताता है कि रिबेका की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जल्दी घर चली गई। मार्टी कंसर्न्ड हो जाता है और अपनी मदर को कॉल करता है। मदर बोलती है कि वो बीमार है, पर अभी ट्रिप पे गई हुई है। मार्टी जब अपना जैकेट लेने जाता है, तो उसे लॉयड पैसे छुपाते हुए पकड़ लेता है। मार्टी गुस्से में गन निकालता है, लॉयड पर पॉइंट करता है और कहता है कि रिबेका ने उसके 700 रुपए लेने हैं। वो लॉयड को धमकी देता है कि नया मैनेजर होने के नाते वो रिबेका को फायर भी कर सकता है या थेफ्ट का केस कर सकता है। लॉयड पहले से मार्टी को पसंद नहीं करता, इसलिए ट्रबल से बचने के लिए पैसे दे देता है। पैसे लेके मार्टी लंदन चला जाता है, जहां एक मेजर इंटरनेशनल टेबल टेनिस कंपटीशन होने वाला होता है और दुनिया भर के प्लेयर्स वहां आते हैं। टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और मार्टी इजीली ओपोनेंट्स को हराकर थर्ड राउंड तक पहुंच जाता है। टूर्नामेंट के बीच मार्टी की नज़र जापान के प्लेयर कोटो एंडो पर पड़ती है। एंडो एक्सट्रीमली स्किल्ड और फास्ट होता है, यूनिक पैडल यूज करके ओपोनेंट्स को एफर्टलेसली हरा देता है। मार्टी एंडो के स्टाइल और इक्विपमेंट से काफ़ी फैसिनेटेड हो जाता है। मार्टी अपने थर्ड राउंड के मैचेस भी जीतता रहता है, पर उसे अपनी अकोमोडेशन पसंद नहीं आती। वो ITT यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस ऑफिशियल्स के पास जाकर कंप्लेंट करता है कि उसका स्टे करने का प्लेस एकदम बेकार है और अगर उसे रेस्ट नहीं मिला तो वो कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। ऑफिशियल्स उसकी बात इग्नोर करके अपना काम कंटिन्यू करते हैं। प्रेस इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स की नज़र फेमस एक्ट्रेस के स्टोन पर पड़ती है। मार्टी भी उसे देख लेता है और इंस्टेंट उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। बाद में मार्टी अपने रूम से के को कॉल करता है, अपना एडमायरर बताता है और कहता है कि न्यूज़पेपर में उसका नाम देखे। वो के को ब्रेकफास्ट के लिए अपने रूम में इनवाइट करता है। के पोलाइटली मना कर देती है और बोलती है कि उसे अपने हस्बैंड की पेन कंपनी के प्रमोशन में जाना है और फ़ोन कट कर देती है। मार्टी हार नहीं मानता और दोबारा कॉल करता है। वो के से कहता है कि सामने वाली शॉप के विंडो में रखे एप्पल्स देखे। अगर वो बॉल से एप्पल्स हिट कर दे तो के को आना होगा। मार्टी एप्पल सक्सेसफुली हिट कर देता है। नेक्स्ट डे के स्टेडियम आती है और क्राउड में बैठकर मार्टी का सेमीफाइनल मैच बे क्लेट्स्की के अगेंस्ट देखती है। मार्टी बे को कंटिन्यूअस 2 सेट्स में हरा देता है, अपनी सुपीरियर स्किल्स सबके सामने शो करता है। क्राउड में एंडो भी ये सब ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। शाम को मार्टी और बे डिनर पे जाते हैं। बे मार्टी को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है कि दोनों वर्ल्ड टूर करेंगे, पर मार्टी इंटरेस्ट नहीं दिखाता।
डिनर के दौरान मार्टी की नज़र के स्टोन और उसके हस्बैंड मिल्टन रॉकवेल पर पड़ती है, जो पास की टेबल पर बैठे होते हैं। मार्टी वेटर को बोलता है कि उनकी टेबल का बिल वो पे करेगा। मिल्टन इस जेस्चर को नोटिस करके मार्टी से पूछता है कि बिना जाने पहचाने बिल क्यों पे किया। मार्टी एक्सक्यूज देता है कि वो मिल्टन की पेन्स का फैन है और उसे थैंक यू कहना चाहता था। मिल्टन फुली कन्विंस नहीं होता पर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेता है। के दूर से मार्टी को ऑब्जर्व करती रहती है। जब मिल्टन वापस जाने लगता है तब उसकी नज़र बे के हाथ पर बने सीरियल नंबर टैटू पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि बे कॉन्सेंट्रेशन कैंप का प्रिजनर था। मिल्टन पूछता है तो बे बताता है कि उसे जिंदा सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि वो टेबल टेनिस अच्छा खेलता था। मिल्टन रिवील करता है कि उसका अपना बेटा कैंप्स लिबरेट करते वक्त मारा गया था। मार्टी गलत टाइम पर हंस देता है, जिस पर मिल्टन गुस्से में मार्टी को बैठने और बे की पूरी स्टोरी सुनने को कहता है। बे बताता है कि वो कैंप के बाहर बॉम्ब्स डिफ्यूज करता था। एक दिन उसने एक हनी भी देखी और उसे फॉलो करते करते अपना बॉडी हनी से कवर कर लिया ताकि उसके भूखे प्रिजन मेट्स उसके बॉडी से हनी लिक करके जिंदा रह सकें। फाइनल मैच से पहले के मार्टी के स्वीट में आती है। दोनों रात साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे फाइनल मैच स्टार्ट होता है और एंडो फुल डोमिनेंस दिखाता है। मार्टी एंडो के सर्व समझ नहीं पाता और फर्स्ट 5 पॉइंट्स कंटिन्यूसली हार जाता है। स्ट्रैटेजी समझ न आने की वजह से वो पॉइंट्स लूज करता रहता है। बाद में थोड़ा अडेप्ट कर लेता है पर लॉन्ग रैलीज में सर्वाइव नहीं कर पाता और 2 गेम्स डाउन हो जाता है। थर्ड गेम में 2 पॉइंट से पीछे होते हुए मार्टी पूरी स्किल लगाकर कमबैक ट्राई करता है पर एंडो उससे बेटर प्रूव होता है। मिल्टन रॉकवेल मैच देखने आता है और मार्टी को हारते देख खुश होता है। स्कोर 17-20 पर मैच पॉइंट होता है। सबकी नज़र दोनों प्लेयर्स पर होती है। मार्टी सर्व करता है पर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता और मैच हार जाता है। गुस्से में मार्टी तुरंत रीमैच मांगता है पर रिजल्ट फाइनल होता है। एंडो जापान में हीरो बनकर वापस जाता है। एक अमेरिकन को हराकर एशिया में टेबल टेनिस का फेस बन जाता है। उसी साल टोक्यो में चैंपियनशिप होने वाली होती है और जापानीज पब्लिक को लगता है मार्टी वापस तैयार होकर आएगा। मार्टी पेरिस जाता है जहां मिल्टन उसे कॉल करके एक ऑफर देता है। मिल्टन एशिया में अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहता है और टेबल टेनिस क्रेज का फायदा उठाना चाहता है। वो मार्टी को एंडो के साथ एक एग्जीबिशन मैच का ऑफर देता है। कंडीशन ये होती है कि मार्टी पहले से बेटर खेले पर जानबूझकर मैच हार जाए ताकि जापानीज क्राउड एंटरटेन हो और मिल्टन का प्रमोशन हो सके। मार्टी रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि ऐसा करना मिल्टन के बेटे के सैक्रिफाइस का इंसल्ट होगा जो उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ते हुए मारा था जिनको मिल्टन अब एंटरटेन करना चाहता है। इसके बाद मार्टी और बेस साथ ट्रैवल करते हैं और दुनिया भर में बास्केटबॉल मैचेस के हाफ टाइम शोज में ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं जो मार्टी कभी अपने करियर में नहीं चाहता था। फाइनली मार्टी न्यूयॉर्क वापस लौट आता है। वो अपनी लाइफ से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होता है जो उसकी मदर जूडी नोटिस कर लेती हैं। मार्टी उसे एक गिफ्ट देता है, एक रॉक जो उसने अपने ट्रैवल्स के दौरान पिरामिड से चुपके से उठा लिया था। मार्टी शावर लेने चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो घर में एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसे रॉबरी के केस में अरेस्ट करने आया होता है। ये चार्ज मार्टी के अंकल ने फाइल किया होता है। अंकल मार्टी को 2 ऑप्शंस देता है। मार्टी के अंकल उससे कहता है कि या तो वो शॉप में वापस आकर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के तौर पे संभाले या फिर सीधा जेल जाए। मार्टी अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है पर अंकल बिल्कुल नहीं मानता और मार्टी के लगेज से उसके पैसे भी ले लेता है। जैसे ही ऑफिसर मार्टी को ले जाने लगता है, मार्टी मजबूरी में अंकल की कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो शॉप के अंदर जाता है। तभी अंकल अपने एक दोस्त को पैसे देता है और रिवील करता है कि जो ऑफिसर आया था वो असली पुलिस नहीं बल्कि एक एक्टर था जिसे सिर्फ मार्टी को डराकर कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया था। अपने साथ हुई इस चाल को समझकर मार्टी विंडो से भाग निकलता है। अब असली कॉप्स उसके पीछे लग जाते हैं। मार्टी गलियों में भागता है जहां आयरा उसे देख लेता है। मार्टी रिबेका की बेकरी शॉप में छुप जाता है और अपने फ्रेंड वॉली को हेल्प के लिए कॉल करता है। छुपते हुए उसकी नज़र रिबेका की पेट पर बम्प पर पड़ती है। रिबेका रूम में आती है और बताती है कि ये बेबी मार्टी का है और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। रिबेका रोती है। मार्टी उसे कंफर्ट करने लगता है पर तभी आयरा उन दोनों को पकड़ लेता है। फाइट होती है। आयरा रियल पुलिस को बुलाने चला जाता है और मार्टी बैक डोर से भागकर डस्टबिन में छुप जाता है। पास ही कॉप्स कुछ एशियन लोगों को मार रहे होते हैं क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाद में मार्टी अपने फ्रेंड वॉली से होटल में मिलता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें रूम देती है पर वार्निंग देती है कि शावर यूज ना करें। लॉबी में एक आदमी बदबू वाले डॉग के साथ आता है। रूम में वॉली मेल चेक करता है और आईआईटी की तरफ से $1500 का फाइन नोटिस मार्टी के नाम मिलता है। मार्टी जैसे ही लेटर दिखाने जाता है पूरा फ्लोर कोलैप्स हो जाता है और दोनों नीचे लॉबी में उस आदमी और डॉग पर गिर जाते हैं।
मार्टी हेल्प करता है, फिर रिसेप्शन से रिफंड मांगता है पर मना कर दिया जाता है। इंजर्ड डॉग ओनर मार्टी से कहता है कि 2 हफ्ते तक उसके डॉग का ध्यान रखेगा तो ट्रिपल पेमेंट देगा और बैग खोलकर एडवांस पैसे लेने को बोलता है। मार्टी डील एक्सेप्ट करता है और डॉग ले लेता है। मार्टी और वॉली एक टेबल टेनिस डेन में जाते हैं जहां लोग पॉइंट्स पर बैटिंग करते हैं। वॉली फेक ब्रूज्ड फेस दिखाकर इमोशनल स्टोरी बनाता है कि उसे रॉब किया गया था पर उसने रॉबर से पैसे छीन लिए थे और काइंडनेस शो करते हुए एक प्लेयर को पैसे देता है। उधर मार्टी ब्रोडी के अगेंस्ट मैच खेलता है। ब्रोडी चीटिंग करता है और मार्टी अपने पैसे हार जाता है। हॉल के लोग मार्टी से इरिटेट हो जाते हैं। वॉली मार्टी को $5 का चैलेंज देता है। क्राउड गैदर होता है। ब्रोडी वापस आता है और देखता है कि वॉली अपने सारे पैसे मार्टी को हरा रहा है। क्राउड मार्टी से कहती है कि वॉली को $5 रहने दे ताकि वो मिशिगन वापस जा सके, पर मार्टी रिफ्यूज करता है। अब ब्रोडी मार्टी को चैलेंज करता है। मार्टी स्टेक $40 करता है। क्राउड ब्रोडी के लिए $40 कलेक्ट करती है। मैच होता है और ब्रोडी हार जाता है। मार्टी और वॉली $200 जीतकर निकल जाते हैं। पूरा हसल सक्सेसफुल होता है। गैस स्टेशन पर मार्टी वॉली से सारे पैसे ले लेता है, प्रॉमिस करता है बाद में दे देगा। तभी डॉग ओनर के आदमी आकर उन पर अटैक करते हैं और पैसे छीन लेते हैं। मार्टी अटैकर्स पर पेट्रोल डाल देता है और कार से भाग जाता है। डॉग वहीं छूट जाता है। स्टेशन में बड़ा ब्लास्ट होता है। मार्टी सोचता है डॉग मर गया। मार्टी अपने ओल्ड प्लेस जाता है और देखता है रिबेका के चेहरे पर चोट लगी है। आयरा ने मारा होता है। मार्टी घर में घुसकर वेपन लेता है और आयरा पर अटैक करता है। फिर रिबेका को डियॉन के पास ले जाता है और उसे अपनी सिस्टर बोलकर स्टे करने को कहता है। डियॉन अलाउ करता है क्योंकि उसके फादर घर पर नहीं होते। डियॉन मार्टी को एक न्यू हाई क्वालिटी टेबल टेनिस बॉल दिखाता है जिसमें मार्टी का नाम ब्रांड होता है। देखकर मार्टी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट डे मार्टी मिल्टन के सेक्रेटरी को कॉल करके स्मार्टली इन्फो निकालता है कि मिल्टन थिएटर में है। मार्टी थिएटर जाकर देखता है कि एक्टिंग में वापस आ चुकी है, पर को एक्टर उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है। मार्टी सीन का बेटर वर्जन परफॉर्म करके के को इम्प्रेस करता है। मार्टी मिल्टन के पास जाता है। मिल्टन गुस्से में होता है कि मार्टी ने सेक्रेटरी से झूठ बोला कि वो उसके सन का फ्रेंड है। मार्टी रिक्वेस्ट इग्नोर करके उसे रोड पर छोड़ देता है। उस रात के और मार्टी फिर से क्लोज होते हैं। इंटिमेसी के बीच मार्टी चुपके से के की चेन निकालकर बाथटब में डाल देता है। बाद में चेन मार्टी के पास वापस आ जाती है, पर पॉन शॉप बताता है कि चेन फेक है। इधर डियॉन के फादर मार्टी से पैसे मांगता है जो बॉल प्रोडक्शन के लिए प्रॉमिस थे। मार्टी रिबेका को पेन एक्ट करने को बोलता है। डॉग कॉलर और डियॉन की कार लेकर दोनों डॉग को ढूंढने निकलते हैं। ब्लास्ट साइट के पास लोकल्स एक अकेले हाउस का बताते हैं। मार्टी घर के अंदर डॉग को देख लेता है। ओनर गन लेकर निकलता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। फाइट होती है। रिबेका कार से ओनर को हिट करके मार्टी को बचाती है। वापस डियॉन के घर आते हैं। डियॉन उन्हें घर छोड़ने को कहता है। रिबेका रोती है। मार्टी डियॉन को शेम करता है कि प्रेग्नेंट वुमन को बाहर निकाल रहा है। डियॉन मान जाता है, पर फिर मार्टी रिवील करता है कि रिबेका की चोट मेकअप थी। आर्ग्यूमेंट होता है। डियॉन के फादर उठ जाते हैं। कियोस में पिंग पोंग बॉल्स फेंक दिए जाते हैं और मार्टी रिबेका दोनों घर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। रिबेका डॉग ओनर को कॉल करके रैंसम मांगती है। ओनर डॉग देखने की कंडीशन रखता है। रिबेका एक रैंडम आदमी को होटल रूम में बेट बना देती है। ओनर रूम में आकर डॉग न देखकर उस आदमी को पीट देता है। रिबेका भागने लगती है, पर ओनर के हेंचमैन उसे पकड़ लेते हैं। मार्टी के पास आकर ज्वेलरी वापस करता है। के समझ जाती है कि मार्टी ने सिंपैथी गेन करने के लिए ड्रामा किया था। वो उसे निकल जाने को बोलती है। मार्टी बताता है कि वो ब्रोक है और जापान टूर्नामेंट के लिए जाना है। के का पब्लिसिस्ट बताता है कि मिल्टन ने इवेंट के सारे टिकट्स खरीद लिए हैं। के एक टिकट मार्टी को दिलवा देती है। शो के बाद के लेटर में मार्टी को मिडनाइट पार्क में मिलने बुलाती है। वहाँ के अपनी 25 रियल नेकलेसेस में से एक मार्टी को दे देती है करियर फंड करने के लिए। मार्टी इमोशनल हो जाता है। दोनों पार्क में रात गुजारते हैं। पुलिस देख लेती है। दोनों पकड़े जाते हैं। नेकलेस देखकर पुलिस ले लेती है और छोड़ देती है। बाद में के पार्टी में जाकर हेल्प करने की कोशिश करती है, पर प्रेस में उलझ जाती है। मार्टी खुद पार्टी में घुसकर मिल्टन के सामने नील करके सेकंड चांस मांगता है। मिल्टन अग्री करता है, पर ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन रखता है। मार्टी को पैंट्स उतारकर बेंड होना पड़ता है और सबके सामने स्लैप मिलता है। मार्टी ह्यूमिलिएशन सह लेता है। लेटर मार्टी अपने यूजुअल टेबल टेनिस प्लेस पर जाता है। वहाँ डॉग ओनर आता है और रिबेका को हॉस्टेज बनाया होता है। मार्टी को डॉग वाले घर का एड्रेस देने की धमकी देता है।
मार्टी उसे वहीं ले जाता है। ओनर फायरिंग करता है, रिबेका कार में शॉट लगने से इंजर्ड हो जाती है। ओनर डॉग ओनर को भी शूट करता है। मरते वक्त रिबेका मार्टी से पैसे निकालने को कहती है। नेक्स्ट डे मार्टी मिल्टन के प्राइवेट प्लेन से टोक्यो पहुंचता है। इवेंट में आईआईटी ऑफिशियल मिस्टर शेट्टी मार्टी को बताता है कि शेड्यूल फाइनल है और मार्टी प्ले नहीं करेगा। पर मार्टी क्राउड के बीच अपनी आइडेंटिटी रिवील करके एंडो को चैलेंज करता है। कंडीशन ये होती है कि लूजर को पिग लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट गेम एंडो जीत जाता है। पिग स्टेज पर आता है। मार्टी गुस्से में सच बोल देता है कि मैच स्टेज्ड था और रियल मैच मांगता है। क्राउड सपोर्ट करती है। एंडो रियल मैच के लिए मान जाता है। फियर्स रैली होती है। मार्टी प्रेशर में भी फाइट करता है। मिल्टन धमकी देता है पर मार्टी इग्नोर करता है। फाइनली लास्ट सर्व में मार्टी एंडो को हरा देता है। जापान शॉक में रह जाता है। मैच के बाद मार्टी हॉस्पिटल कॉल करता है और पता चलता है रिबेका मैटरनिटी वार्ड में है। मार्टी अमेरिका वापस आता है। हॉस्पिटल जाकर रिबेका का हाथ पकड़ता है। नर्स उसका बेबी दिखाती है। मार्टी इमोशनल होकर रो पड़ता है और मूवी इसी इमोशनल एंडिंग पर खत्म होती है।